गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बात किए थे। कुछ क्वेश्चन सोल्व भी किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे, जिसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना था, फिर उन्हें अरेंज करना था बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ के अनुसार से। पहले उस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का एरर आ रहा था जो असाइनमेंट में सबमिट किए हैं उसके अनुसार से। O2, O2 प्लस और O2 माइनस ये दो दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग O2 का लिखते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो स्टार्टिंग के 4 इलेक्ट्रॉन के लिए K, इसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, O2 F2 और Ne2 में पाई 2px और पाई 2py के पहले सिग्मा 2pz आता है, तो इसलिए इसको सिग्मा 2pz2 लिखें। फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 15 एंड 1 16। यहां बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालेंगे, Nb माइनस Na, तो Nb में देखो 2 to 4 to 6 to 8, और एंटी बॉन्डिंग में 2 and 2 4 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 2 आ गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक में चल रहा होगा, पैरामैग्नेटिक। ये O2 का निकल गया। इसी तरह से अगर हम O2 प्लस का निकालते हैं, O2 प्लस, तो O2 प्लस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 आएगा, क्योंकि ये प्लस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन यहां तक रहेगा, और लास्ट में ये 2px1 ऐसे पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आप भी वैसे ही एग्जामिनेशन में लिख दोगे, मार्क्स कट जाएगा। सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यहां भी 2, यहां भी 2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो यहां 1 लिखेंगे और इस जगह पर 0 लिखेंगे, छोड़ भी सकते हो लेकिन 0 लिखेंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू होगा Nb माइनस Na, तो यहाँ 8 माइनस 3/2, 5/2, इट मीन्स 2.5, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये O2 का था, ये O2 प्लस का होगा, और अब फिर O2 माइनस का निकालते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 आएगा। इनका कॉन्फ़िगरेशन K, यानी सब कुछ वैसा ही होगा। इस जगह पर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, O2 माइनस में 3 होगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 होगा। सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, 2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालेंगे, Nb माइनस Na, तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 5/2, इट मीन्स 1.5।
यहाँ भी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट वुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब आगे के पार्ट के लिए, यानी कि इन्हें अरेंज करना है स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए, तो हमें बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू को देखना होगा। यानी O2 के केस में 2 आ रहा है, O2 प्लस के केस में 2.5 और O2 माइनस के केस में 1.5। अब जब बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो बॉन्ड ऑर्डर के अनुसार से स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ और डिसोसिएशन एंथैल्पी में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। आप में से कहीं किसी का कोई मिस्टेक हुआ होगा तो इसीलिए हम यहाँ नोट कर दिए, बता दिए, ताकि आप फिर से इसको अपनी कॉपी में करेक्ट कर सके, वहां लिख लें। अब लिखने के बाद में आगे का पार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जिसका वैल्यू कम है उसको पहले रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हायर वैल्यू को पहले और फिर बाद में उनका वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा, घटता जाएगा। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का, डिसोसिएशन एंथैल्पी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का। अभी हम लोग निकाल चुके हैं। O2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू आया था 2, O2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू आया था 2.5 और O2 माइनस के केस में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू आया था 1.5। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम एडिशनल पार्ट भी बता देते हैं कि अगर कुछ भी कहा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें सबसे पहले हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को लेकर चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो देखो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू किसका है? O2 माइनस का, तो पहले लिखेंगे O2 माइनस। इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू आएगा O2 का और इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू आएगा O2 प्लस का। अब अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में अरेंज करना, डिसोसिएशन एंथैल्पी, अभी ऊपर में भी लिखे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो सीक्वेंस बॉन्ड ऑर्डर में आएगा वही यहां पर भी आएगा, यानी O2 माइनस, O2 और O2 प्लस। इसी तरह से अगर स्टेबिलिटी को लेकर चले तो ये भी सेम सीक्वेंस को फॉलो करेगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेबिलिटी में भी वही आएगा, O2 माइनस, O2 और O2 प्लस। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ, तो यहां रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होगा वो ज्यादा होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा O2 प्लस, इसके बाद आएगा O2 और इसके बाद आ जाएगा O2 माइनस। अब यहां से जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप बना सकते हो। तो यहां पर आपका ये कंप्लीट हो गया, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये सारा पार्ट अगर एडिशनल भी है तो इसको भी नोट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन घुमा करके भी दिया जाए तो जितना पार्ट हो सकता था, लेंथ, स्टेबिलिटी, डिसोसिएशन, वो सारा क्वेश्चन बना दिए, इसको कॉपी कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन दिए थे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में, उसमें से भी कई लोग का मैसेज आ रहा था कि सर यहाँ पर ये कंफ्यूजन है, कौन होगा स्टेबिलिटी। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, आपको अरेंज करना था। क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि विच वन इज मोर स्टेबल, H2 प्लस और H2 माइनस, इन दोनों में से किनका स्टेबिलिटी ज्यादा है ये पता करना था। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार से स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू का, यानी कि अगर दो स्पेसीज को कंपेयर करना है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल, जो कम होगा वो कम स्टेबल। कोशिश करते हैं उसी कंसेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पर भी। H2 प्लस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन आ गया सिग्मा 1s1, और बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालेंगे तो Nb माइनस Na
तो 1 माइनस 0 डिवाइड NB माइनस NA बाई 2, तो 1/2 इट मीन्स 0.5। वहीं अगर H2 माइनस का निकालते हैं तो H2 माइनस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। इनका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1:2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1, और यहां बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू NB माइनस NA 2 माइनस 1/2 यानी यहां पर भी 0.5 आ गया, और यही कंफ्यूजन हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अलग अलग होता तब तो जिनके बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन H2 प्लस और H2 माइनस में दोनों कंडीशंस में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0.5 ही आ रहा है। तो आप एक पॉइंट और याद रखोगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तभी अप्लाई करेंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सेम है तब वो स्पेसिस जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होगा, और जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होगा वो अस्टेबल होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है। ये कब अप्लाई करेंगे ये कंसेप्ट? जब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सेम हो। जब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू अलग अलग आ रहा है तब वहां पर आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तब यहां पर देखो H2 प्लस के केस में एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि H2 माइनस के एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताया कि जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां से ये कंक्लूजन आ गया, ये स्टेबिलिटी के अनुसार से इन कंपैरिजन टू H2 माइनस H2 प्लस वुड बी मोर स्टेबल। इसी तरह से बाकी के दूसरे स्पेसिस के केस से भी निकालोगे, मे बी L2 प्लस और L2 माइनस करके निकालेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके का केसेस आएगा। तो सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे, जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है H2 माइनस का। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे रीजन पूछता है व्हाई, तो आप बताओगे बिकॉज H2 माइनस हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल while H2 plus has no electron in anti-bonding molecular orbital. The number of electron present in anti-bonding molecular orbital has higher energy and it provides unstability to the molecule, and therefore H2 minus is comparatively less stable and H2 plus is more stable. तो इसको भी आप लोग अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक लास्ट है, लेकिन ये कई जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होगा। 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इसका एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है हाइड्रोजन और दूसरा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तो इस चैप्टर का ही नाम है, और बॉन्डिंग का मतलब हम लोग बताए थे, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्टिव फोर्स को बॉन्डिंग कहा जाता है, और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है जहां पर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टेड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। लेकिन यहां भी एक कंडीशन है, कौन सा हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन which is covalently bonded with fluorine, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि वो हाइड्रोजन जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, और उसके सामने में ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन इन तीनों में से कोई एक हो, तो इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टेड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन ऊपर भी हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी पहला कंडीशन ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बनेगा जहां हाइड्रोजन होगा और वो किसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ।
ये तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आता है। और उसके सामने वाले स्पेसिस भी या तो फ्लोरीन हो, ये किसके साथ जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन होना चाहिए। कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन फ्लोराइड का नाम सुने होंगे, यहाँ ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, इस जगह पर भी ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, HF और HF। अब देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान से समझना थोड़ा सा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन, तो हम लोग पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे। जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ में शिफ्ट करता है और उनके ऊपर में डेल्टा माइनस चार्ज और दूसरे के ऊपर में डेल्टा प्लस चार्ज आता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ डेल्टा माइनस और इनके ऊपर में डेल्टा प्लस चार्ज। ये दोनों HF और HF मॉलिक्यूल हैं, आइडेंटिकल बट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। ये दोनों हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल हैं, एक ही जैसे हैं बट दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी कि यहाँ ये किसका फॉर्मेशन कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया HF और HF के बीच में। एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लिया कि यहाँ HF ही लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सेम कंसेप्ट, यहाँ फ्लोरीन के ऊपर में डेल्टा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर में डेल्टा प्लस चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस हो गया। अब फिर वही देखो, ये हाइड्रोजन है, किसके साथ कोवैलेंटली जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, और इसके सामने में कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। यानी यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और उसके सामने में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा। दूसरा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे जो या तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जी मीथेन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, तो आप देखो मीथेन का स्ट्रक्चर ये है। मीथेन में हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। दूसरा पूछा कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, तो वाटर का स्ट्रक्चर आप देखो यहाँ। अब देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। कंडीशन क्या था कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर आपसे पूछे अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया का फॉर्मूला लिखो। अमोनिया का NH3H और ये H। अब देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। कंडीशन क्या था कि अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन सिर्फ जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। जैसे कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, देखने से लगेगा कि हाँ यहाँ भी बन सकता है। जैसे एक है मीथेनॉल CH3OH और दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इन दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा इसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। CH3OH का अगर स्ट्रक्चर हम लोग लिखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है HC डबल बॉन्ड O और ये H। अब देखो, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसमें देखो ये हाइड्रोजन है और किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो।
यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन का कोवैलेंटली बॉन्डेड होना है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, लेकिन ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमको लगता है कि आप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन कि वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म एंड वेयर इट विल नॉट फॉर्म, वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताएं स्ट्रक्चर, जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगा आपके दिमाग में स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सब बैठता जाएगा, और पहले के कंसेप्ट को आप वहां रिलेट कर सकते हो, उस अनुसार से होगा। सडन एक ही बार में सब कुछ नहीं होता है। जैसे कि 11th के स्टूडेंट के साथ में खास करके ये दिक्कत होता है, कुछ 1% स्टूडेंट का वैसा होता है जो सब कुछ एक ही बार में पूछता है, ये नहीं संभव है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। अब एक ही बार में सब कुछ नहीं है, तो यहां पर आप ये कर लिए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर। हाइड्रोजन बॉन्ड का 2 टाइप्स है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर एंड इंट्रा, इन दोनों के वर्ड को ध्यान से देखना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां वर्ड लगा हुआ इंटर, और जो इसका दूसरा टाइप है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां इंट्रा लगा हुआ है। पहले इंटर का मतलब समझते हैं। आप क्रिकेट देखते होंगे, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, 2 अलग अलग नेशन के बीच में मैच होता है, तो उसे हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कहते हैं। तो 2 अलग अलग नेशन हो गया तो इंटरनेशनल, 2 अलग अलग स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसे इंटर स्कूल कंपटीशन कहा जाता है। लेकिन अगर इनसाइड बॉडी एक ही के अंदर में, आपके स्कूल के अंदर में ही एक क्लास दूसरे क्लास के साथ में कर रहा है, किसी दूसरे स्कूल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन कहा जाता है। यानी कि इंट्रा स्कूल में इनसाइड, यानी कि अंदर में। जैसे अगर मान लिया कि 2 अलग अलग लोग हाथ मिला रहे हैं, तो 2 अलग अलग हो गए तो वहां इंटर हो गया। लेकिन अगर हम खुद अपने दोनों हाथ को पकड़ लिए तो यहां भी हाथ मिलाया जा रहा है, लेकिन एक ही के अंदर में, तो यहां इंट्रा वर्ड यूज होगा। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो, ये मैटर नहीं करता है। 2 मॉलिक्यूल अगर हैं तो वहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो तो वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अभी जो भी हम लोग डिस्कस किए थे वो सब का सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था। जैसे एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं, अमोनिया के केस में ये अमोनिया NH3 और सपोज दूसरा वाटर मॉलिक्यूल H2, यह इस तरीके से लिखते। अब यहाँ हाइड्रोजन है, कोवैलेंटली जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, और इसके सामने में ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा, इसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अमोनिया और वाटर के बीच में बनेगा, 2 वाटर के बीच में भी बनेगा तो उसको भी इंटरमॉलिक्यूलर ही कहेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, जहां इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में 2 आइडेंटिकल या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में इनसाइड ए मॉलिक्यूल बनता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये सब एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे ऑर्थो, पारा, ये तो आप पढ़ोगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तब। अभी फिलहाल आप इसका नाम याद रखोगे। ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में यहां पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है। बेंजीन के साथ में अगर OH लगा हो तो उसको फिनॉल कहा जाता है। और यहां पर अब इसके साथ में ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, और इसके सामने में भी ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन रहेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो इस जगह पर इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा।
और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वो लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन ऑर्थो होता है इसका, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब फिर से, अब इस बारे में अभी सवाल नहीं उठना चाहिए कि सर ये ऑर्थो क्या हुआ, समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्योंकि ऑर्थो, मेटा, पारा, फिनॉल क्यों हुआ, नाइट्रो क्यों हुआ, ये एरोमेटिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उस वक्त में ये पॉइंट फिर से डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है वहां पर। तो यहाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में दो मॉलिक्यूल के और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इन्हें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। वहीं अगर पारा नाइट्रोफिनॉल होता, ऑर्थो, मेटा और पारा होता है, हालांकि 12th के लेवल का भी क्वेश्चन है। यहां पर ये देखो, ये OH ग्रुप, इसके फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, थोड़ा सा चले ही जाते हैं हम लोग। जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी ठीक बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में। इसके अल्टरनेट पोजीशन को मेटा कहा जाता है, यहाँ ये मेटा हो गया, और डायगोनल अपोजिट पोजीशन को पारा कहा जाता है। यहाँ O ऑर्थो को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P पारा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा सा यहां पर देखो, ये OH सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में NO2 यानी कि नाइट्रो लगा हुआ है। तो देखो तो नाइट्रो किस पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर, इसलिए इसका नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हुआ। यहां पर भी उसी तरीके से ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसकी वजह से ये पूरा होता है। यहाँ ये नाइट्रोफिनॉल। अब इसके बाद में अगर ये कहा जाए कि ऑर्थो पोजीशन पर है या पारा पोजीशन पर, यहां इसको रखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। यहां एक डबल बॉन्ड हो गया और इस जगह पर ये सिंगल बॉन्ड। तो ये OH के रिस्पेक्ट में डायगोनल अपोजिट पोजीशन पर है, तो ये पारा कहा जाएगा, तो यानी कि ये पारा नाइट्रोफिनॉल है। तो पारा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी इस तरीके से यहां पर ये दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। यहां ये NO2, अब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा गया, और इस बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन दोनों का एग्जाम्पल ये हो गया, इंट्रा में ये आएगा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जाम्पल में ये पार्ट आएगा। जहां दो मॉलिक्यूल आ गए तो इंटरमॉलिक्यूलर, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में बन रहा है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कुछ एक प्रॉपर्टीज। जनरल कंडीशंस में मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस लगते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में वही चैप्टर स्टार्ट करना है। लेकिन जिस जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा हो जाता है। जैसे H2O और H2S, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप का है, लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जबकि यहां पर सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस लगते हैं, और ये वैन डर वाल फोर्स वीक फोर्स है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड H2O मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि H2S गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये 12th के बोर्ड में पूछा हुआ कई बार का क्वेश्चन है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो कहां एग्जिस्ट करेगा वो बता चुके हैं आप। H2O में बनेगा या नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन H2S में हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ज्यादा होगा, और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पहला पॉइंट। दूसरा,
जो केमिकल सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इसी वजह से ग्लूकोज, अल्कोहल ये सभी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इस वजह से ऑर्गेनिक नेचर होते हुए भी ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनका प्रॉपर्टीज डेवलप किया। हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही बताए हैं कि कई बार में रिपीट होगा, आगे भी आएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर जो इसके बाद का चैप्टर है उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना पॉइंट, इतनी बात को अब आप यहाँ ध्यान में रखिए, थोड़ा सा बुक का भी रीडिंग डालिए। अब अगले क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे, यानी कि नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।